गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, आज हमें मानववादी अभिगम इसके बारे में जानकारी हासिल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अभिगम मानव विकास, मानव स्वभाव का विधायक और आशावादी ख्याल प्रस्तुत करता है। व्यक्तित्व के व्यक्तिगत जिम्मेदारी का वर्तमान काल का महत्व है। मनुष्य जो कुछ होता है उसके लिए वह स्वयं कुछ अंश तक जिम्मेदार गिना जाता है। इस तरह का अवराधन यह अभिगम रोजर्स और मेस्लो के सिद्धांत में उल्लेखनीय माना जाता है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं मानववादी अभिगम। यह अभिगम मानव स्वभाव का विधायक और आशावादी ख्याल प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये जो अभिगम है मानव स्वभाव का जो विधायक ख्याल है और आशावादी ख्याल है उसे प्रस्तुत करने का काम करता है। व्यक्तित्व में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का और वर्तमान काल का महत्व, व्यक्तित्व में व्यक्तिगत जिम्मेदारी और उसके वर्तमान काल का महत्व माना जाता है। मनुष्य जो कुछ होता है उसके लिए स्वयं कुछ अंश तक जिम्मेदार गिना जाता है। मनुष्य जो भी कुछ होता है उसके लिए स्वयं अंश तक जिम्मेदार माना जाता है। इस तरह का अवधारण यह अभिगम रोजर्स और मेस्लो के सिद्धांत में उल्लेखनीय माना जाता है। इसलिए अवधारणा का ये जो अभिगम है रोजर्स और मेस्लो के सिद्धांत में सबसे उल्लेखनीय माना जाता है। स्टार्ट करते कार्ल रोजर्स का स्व सिद्धांत। रोजर्स के मतों से हर एक व्यक्ति का ध्येय संपूर्ण रूप से कार्यरत बनना रहना है, इसलिए वो उस दिशा में प्रयत्न करता रहता है। संपूर्ण कार्यरत मनुष्य दूसरों के अधिकार और आवश्यकताओं के लिए संवेदनशील होता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं और क्रियाओं पर सामाजिक स्तरों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने देता। उसकी क्रिया उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक रचनात्मक बनती जाती है। ऐसा मनुष्य अपने मूल्यों और भावनाओं के साथ संपर्क में रहता है, जिससे वह अपने जीवन को अधिक गहराई से अनुभव करता है और जीता है। ठीक है, देखो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है कार्ल रोजर्स का स्व सिद्धांत। इसमें क्या करें, रोजर्स के मत अनुसार हर एक व्यक्ति का ध्येय संपूर्ण रूप से कार्यरत बनना और रहना होता है। रोजर्स के मत अनुसार हर एक व्यक्ति का ध्येय क्या होता है, संपूर्ण रूप से कार्यरत बनना और रहना। ठीक है, यानी व्यक्ति जो है वो संपूर्ण रूप से कार्यरत बनना चाहता है और रहना चाहता है, इसलिए वह उस दिशा में प्रयत्न करता रहता है, उसी दिशा में प्रयत्न करता रहता है। ठीक है, जिस दिशा में उसे ध्येय उसने डिसाइड किया है, जिस दिशा में उसे कार्यरत रहना वो उसी दिशा में प्रयत्न करता है। संपूर्ण कार्यरत मनुष्य दूसरों के अधिकार और आवश्यकताओं के लिए संवेदनशील होता है। जो मनुष्य संपूर्ण कार्यरत होता है और दूसरों के अधिकार और आवश्यकताओं के लिए संवेदनशील होता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं क्रियाओं पर सामाजिक स्तरों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ देता। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसकी जो भावना रहती है और क्रिया रहती है उसके ऊपर अधिक प्रभाव नहीं पड़ने देता है। उसकी क्रिया उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक रचनात्मक बन जाती है। उसकी जो क्रिया रहती है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक रचनात्मक बनती जाती है। ऐसा मनुष्य अपने मूल्यों और भावनाओं के सतत संपर्क में रहता है, जिससे वह अपने जीवन को अधिक गहराई से अनुभव करता है और जीता है। ऐसा मनुष्य क्या करता है, लंबे समय तक उसी क्रिया में वह रचनात्मक रहता है, अपने मूल्यों के भावनाओं में सतत संपर्क में रहता है, जिसके कारण वो अपने जीवन को अधिक गहराई से अनुभव करता है और जीता है। जबकि सभी मनुष्य इस तरह संपूर्ण कार्यरत नहीं बन सकते। सभी मनुष्य इस तरह के कार्यरत नहीं बन सकते। जब व्यक्ति के जीवन के अनुभव उसके अपने विचारों के साथ सुसंगत नहीं होते तब चिंता का अनुभव करते हैं। उसमें व्यक्ति के ख्याल और वास्तविकता के बीच खाई उत्पन्न होती है, उसे कुसमायोजन का मुख्य कारण बनता है। ठीक है, देखो इसमें क्या करें, जबकि सभी मनुष्य इस तरह संपूर्ण कार्यरत नहीं होते, सभी मनुष्य एक तरह से कार्यरत नहीं होते, सभी मनुष्य का ध्येय एक जैसा नहीं होता है। जब व्यक्ति के जीवन के अनुभव उसके अपने विचारों के साथ सुसंगत नहीं होते तब वो चिंता का अनुभव करते हैं। जब भी व्यक्ति उसके जीवन के जो अनुभव है उसके साथ वो सुसंगत नहीं होते तब तक वो चिंता का अनुभव करते हैं। उसमें व्यक्ति के ख्याल उसकी वास्तविकता के बीच की खाई उत्पन्न होती है और कुछ समायोजन का मुख्य कारण बन जाते हैं। अपने ध्येय को अगर वो अच्छे से सफल नहीं कर पाते तो कुछ समायोजन वो बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या करें। देखो अभी आप यहाँ पे अच्छा समायोजन और कमजोर समायोजन। अच्छा समायोजन में स्व ख्याल भी और जीवन के अनुभव भी वो अधिकांशतः सुसंगत रहते हैं, और कमजोर समायोजन में क्या वो अधिकांशतः सुसंगत स्व ख्याल रहता है और अधिकांशतः संगत जीवन के अनुभव के साथ। ठीक है, ये दोनों आकृति यहाँ पे दी है। यानी रोजर्स के अनुसार ख्याल और जीवन के अनुभव का सुसंगत का समायोजन के साथ का संबंध दिया है। रोजर्स के मत अनुसार जितनी मात्रा में व्यक्ति के ख्याल और उसके अनुभव सुसंगत होते हैं उतनी मात्रा में उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। रोजर्स के मत अनुसार जितनी मात्रा में व्यक्ति के ख्याल और उसके अनुभव सुसंगत होते हैं उतनी मात्रा में उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, यानी जितनी मात्रा में उसके अनुभव अच्छे रहते हैं उतनी मात्रा में उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वह सुसंगत रीति से व्यवहार करता है और समायोजन साधता है। वह सुसंगत रीति से व्यवहार भी करता है और समायोजन साधने की कोशिश भी करता है। यदि स्वख्याल और अनुभव के बीच समानता या कम या बिल्कुल ना हो तो समायोजन कमजोर हो जाता है। यदि उसके स्वख्याल है और अनुभव उनके बीच समानता नहीं है तो उसमें समायोजन कमजोर हो जाता है। क्लियर हुआ इतना टॉपिक।
अब आगे चलते हैं मेस्लो का स्वसार्थकता का सिद्धांत। ठीक है, अब मेस्लो ने स्वसार्थकता का सिद्धांत दिया है, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मनुष्य के विषय में मेस्लो का मत विधायक और आशावादी है। ठीक है, मेस्लो ने जो भी अपना सिद्धांत बताया था उसमें मनुष्य के विषय में उसका जो मत है वो विधायक और आशावादी, यानी हमेशा वो मनुष्य के प्रति पॉजिटिव सोचता है। ठीक है, यानी वो आशावादी है मनुष्य के प्रति। मनुष्य के पास प्रेम, आनंद और सृजन कार्य की अंतर्भूत शक्ति है। मनुष्य के पास देखो प्रेम हो गया, आनंद हो गया और सृजन कार्य की अंतर्भूत शक्ति है, ऐसा मेस्लो का कहना है। वो अपनी शक्ति का महत्तम उपयोग करके अपने जीवन को योग्य दिशा देकर उसे सार्थक बना सकता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, अब उनका ऐसा कहना है कि मनुष्य अपनी शक्ति का महत्तम उपयोग करके अपने जीवन को योग्य दिशा देकर उसको सार्थक बना सकता है। ठीक है, अपने जीवन में उसके पास जो भी शक्ति है उसका उपयोग कर सकता है और उपयोग करने के बाद अपने जीवन को योग्य दिशा देकर उसे सार्थक बना सकता है। संसार के विषय में अपने और अपने विषय में जिस तरह से अभिमुख बनकर मनुष्य अपना जगत प्रत्यक्षीकरण करता है और अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपनी पूरी शक्ति से काम लेता है। ठीक है, यानी संसार में क्या करता है व्यक्ति, अपने अभिमुख होकर मनुष्य अपना जगत प्रत्यक्षीकरण करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार ध्यान खींचकर अपनी पूरी शक्ति से काम करता है। उसके द्वारा उसका व्यक्तित्व स्पष्ट होता है, जो मनुष्य में आवश्यकता की श्रेणी में निम्न कक्षा यानी शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता को संतुष्ट करने में व्यस्त रहता है। यानी वो शारीरिक तथा निम्न कक्षा की जो भी सुरक्षा होती है उसे संतुष्ट करने में हमेशा व्यस्त रहता है। उसमें व्यक्तित्व में कमी का अभिमुखता का सृजन होता है। उसके व्यक्तित्व में जो भी कमी है उसमें अभिमुखता का सृजन होता है, जिससे वो उसके बाद जो भी भौतिक चीज वस्तुएं नहीं होती उनको प्राप्त करने की चिंता में डूबा रहता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसके बाद जो भी भौतिक चीजें नहीं होती हैं उनको प्राप्त करने की चिंता में वह डूबा रहता है। ठीक है, उससे उसका व्यवहार अव्यवस्थित होने से उसकी संभावना बन जाती है। मेस्लो उच्च कक्षा की उदाहरण न्याय, शासन, सौंदर्य, व्यवस्था, एकता के लिए आवश्यकता जैसी आवश्यकता को आदि आवश्यकता कहता है। जो मेस्लो है उन्होंने देखो उच्च कक्षा की जो भी न्याय व्यवस्था है, न्याय, शासन, सौंदर्य व्यवस्था, ठीक है, उस आवश्यकता को अधि आवश्यकता कहता है। उच्च आवश्यकता को प्राप्त करने में असफल होने से मनुष्य का मन उठ जाता है और वह उदासीन और शंकालु बन जाता है। ठीक है, यानी उच्च आवश्यकता को प्राप्त करने में वह असफल होता है और असफल होने के बाद उसका मन उठ जाता है और वह उदासीन और शंकालु बन जाता है। ठीक है, यानी उसकी जो आवश्यकता पूरी तरह से उसे कंप्लीट नहीं कर पाता तो व्यक्ति हमेशा निराशवादी बन जाता है और वह शंकालु बन जाता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, ये मेस्लो का स्वसार्थकता का सिद्धांत। अब इसका बाकी हुआ जो टॉप है हम लोग अगले पीरियड में कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आज हमें इतना ही देखना था। चलिए अगले पीरियड में कंटिन्यू मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।